हाँ तो बच्चों, क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 की चौथी वीडियो में हम अभ्यास 2 की 1.2 की जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, उसको करने के लिए हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक, और इस पे जो क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। तो इसको हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको समझना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो ये जो प्रमेय है ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं। जैसे कि मैं कहूँ तो यहाँ पे 8 है, 8 के मैं क्या करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 8 जो है वो कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, इतना समझ में आ गया। 18 करते हैं, 18 से और समझ लेते हैं। 2 नीम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये जो है ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। सॉरी, ये कौन सी है, भाज्य संख्या। और ये जो सेट बना है ये किसका बना है, अभाज्य संख्याओं का। ये किसका बना है, अभाज्य संख्याओं का। अब यही हमारी प्रमेय है, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है वो यही है कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी, यहाँ पे लिखना, आप यहाँ पे हेडिंग डाल के अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसमें लिखना कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे 8 के हमने गुणनखंड करे तो आए 2 गुणा 2 गुणा 2, अभाज्य गुणनखंड। 18 के हमने गुणनखंड किए 2 गुणा 3 गुणा 3। मतलब प्रत्येक संख्या का, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, प्रत्येक संख्या का एक अपना अभाज्य गुणनखंड होता है। कहने का मतलब ये है वो किसी से मैच, किसी 8 का जो गुणनखंड है वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। ये हमारी क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इसमें क्या लिखेंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कि प्रत्येक संख्या अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड स्वयं में, प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड निश्चित होता है। स्वयं में कैसा होता है, निश्चित होता है, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करता है। ठीक, ये आधारभूत हमने प्रमेय पढ़ ली। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें छोटी क्लासों में या फिर पार्ट 1 में शायद मैंने पढ़ाया है कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है। एक बार इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अगर कोई तुमसे कहे अभाज्य संख्या बताओ ये है या नहीं, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से भी ना कटे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से भी ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि एक को छोड़कर, ठीक, तो जैसे कि 2 3 4 की अभाज्य संख्या होगी, 4 नहीं होगी क्योंकि वो 2 से भी कट जाएगी और खुद से भी कट जाएगी। खुद से तो हर नंबर कट जाएगा, तो फिलहाल ये क्या होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 एक को छोड़कर खुद से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक, फिर होता है 7, फिर 9, क्या 9 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि जो 9 है वो 3 से कट जाता है। तो ये अभाज्य संख्या हो जाती है ना। फिर होती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक, मतलब एक से तो कटेगी, हर संख्या कटेगी, चाहे वो भाज्य हो अभाज्य हो। वे संख्याएं जो किसी दूसरे नंबर से भी कट सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि
एक को छोड़कर जिस संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? ठीक। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई भी संख्या 0 पर खत्म होगी या नहीं होगी। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 6 की पावर n, सवाल भी है n के कितने मान के लिए ये 0 पर खत्म होगा। जैसे n बराबर 2 रखो तो 36 आएगा, 3 रखो तो 6 गुणा 6 गुणा 6 आएगा, इस तरीके से आएगा। मतलब इनकी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मतलब जो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले हैं वो 0 पर खत्म होंगे n के किस मान के लिए। तो इस प्रकार की जो प्रश्न है हम इसे बस केवल समझते हैं, सवाल आएगा फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 0 कब आता है लास्ट में? जब 5 की गुणा किससे हो? सम संख्याओं से हो। 5 की गुणा सम संख्याओं से हो। जैसे 5 दूनी 10, 0 आया इकाई में। 5 चौक 20, 0 आया इकाई में। 5 10 से करते हैं, 5 ढाई 50, 0 आया इकाई में। 20 से करते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि 100। इकाई और दहाई दोनों में क्या आए? 0 आए। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या के इकाई दहाई में या अंत में 0 तभी आते हैं जब उस संख्या का गुणनखंड कैसा हो? 5 और सम संख्याओं का क्या हो? गुणनखंड हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 और 2 का गुणनखंड हो। हम ये भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा समझो एक बात के लिए। हमने 5 और 2 की हमने जब गुणनखंड की तो कितने आया? 10, यानी कि 1 0 आया। अंत में कितना 0 आया? 1 0 आया। यानी कि इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। अब मैं कहूँ 5 की घात 2, 2 की घात 2। अब यहाँ पे आगे कितने 0 आएंगे? तो देखो 5 पचम 25 गुणा 2 दूनी 4, 25 चौक 100। कितने 0 आए? 2 0 आए। अब मैं 5 की घात 3 करूं और 2 की घात 3 करूं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 25 25 125, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 आ जाएगा। और 125 की 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हाथ से लगे 2, 8 एकम 8 और 2 10। कितना आया? 1000 आया। यानी कि लास्ट में कितने 0 आए? 3 0 आए। यानी कि हम यहाँ से एक नंबर वाले जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वहां से हम आराम से बता सकते हैं कि कोई भी संख्या के अंत में कितने 0 आएंगे। वो किस पे डिपेंड करेगी? 5 और 2 की घात पर। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि 5 गुणा 2 की घात जितनी होगी अंत में उतने ही 0 आएंगे। ये नोट करके टॉपिक आप यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक, कॉपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम अपनी एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की ओर चलते हैं। देखो जैसे अभी हमने टॉपिक नोट करके जो बात लिखाई है सेम वैसा ही उदाहरण नंबर 5 है पेज नंबर 11 पर कि संख्याओं 4 की घात n। यहाँ पे बहुवचन क्यों लिखा गया है? हर वर्ड का एक अपना मतलब होता है। संख्याओं को लिखा गया है यानी कि n बराबर 1 रखेंगे तो 4 आएगा। n की घात 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 और 4 6 24 के 4 अंक लगे 2, 4 एकम 4 तो 6, ये आ जाएगा, है ना। तो प्रत्येक चीज का अपना अलग मतलब होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ऐसे हम इसे रखते चले जाएंगे। ठीक, ये वही संख्याएं। यहाँ पे संख्याओं इसलिए लिखा गया है क्योंकि n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अब जांच कीजिए। अब हमें जांच करना है कि क्या n का कोई मान है। n का 1 से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। उसके लिए कोई भी एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। अभी मैंने कहा था 0 पे समाप्त कैसा होता है? ये वही संख्या है।
इसके हल में देखो ये क्या हो गई, संख्याएं हो गई। n बराबर 1 2 3 4 डैश 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 संख्याओं पर, ये संख्याएं हो गई। अब हमें क्या निकालना है, जांच करना है। तो हेडिंग डालेंगे, क्या कर रहे हैं हम, जांच कर रहे हैं। देखो 4 की घात n है ना, क्या है 4 की घात n, ये 4 की घात n है, ये क्या है 4 की घात n है। अब हमने अभी सीखा है कि कोई भी संख्या, अभी हमने सीखा है कि कोई भी संख्या तभी 0 पर समाप्त होगी जब वह 5 गुणा 2 की क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड होगी। ये हमने अभी सीखा है, ठीक। अब इसी का हम यूज करके क्या करेंगे, सवाल को करेंगे जो अभी हमने सीखा है। देखो कैसे करेंगे, इसके क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो देखो कैसे करेंगे, 4 की घात n है ना, तो हम करेंगे 2 गुणा 2 की घात n। 4 की घात n बराबर 2 गुणा 2 की घात n। 4 की घात n में अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 गुणा 2 नहीं है, 5 गुणा 2 नहीं है। अतः अब लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, आंसर। जब 5 गुणा 2 है ही नहीं तो 0 नहीं आएगा, यानी कि अब क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे। अतः 4 की घात n में n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n, यानी कि ये 0 पर, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये इस तरीके से, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है, ठीक। आप इस सवाल को नोट कीजिए। देखो ये आपके लिए सवाल होमवर्क में है, सेम जैसा भी मैंने कराया है, सेम उसी प्रकार का सवाल है ये। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपके लिए होमवर्क में होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिपेंड है एलसीएम, एचसीएफ और संख्याओं पर। देखो किस पर डिपेंड है ये टॉपिक, एलसीएम, एचसीएफ और दो संख्याएं ए और बी, सही है। तो अब यहां पे यार इसको समझना, ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी क्या है, दो संख्याएं, ए और बी हो गई दो संख्याएं। अब देखो एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं आता होगा कि सिखाएंगे। एलसीएम ए और बी का क्या आएगा, कुछ मान लो, एलसीएम कुछ भी आ सकता है ना, मैंने लिख लिया कैपिटल ए लिख लिया। और एचसीएफ क्या आएगा, वो एक अलग नंबर आएगा ए और बी का, वो आ जाएगा बी, सही है। तो एलसीएम हमें निकालना आता है, नहीं आता है तो अभी सीखेंगे सवाल लेके। एचसीएफ हमने निकाल लिया, अभी सीखा है हमने पुरानी एक्सरसाइज में। नहीं आता है तो वो आप पार्ट 3 या 2 में सिखाया गया है, उसे आप देखें प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसमें देख सकते हैं आप। एलसीएम एचसीएफ हमें पता है, तो हम इसमें जो कंडीशन होती है कि ये जो कंडीशन है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है इन संख्याओं का गुणनफल। जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाती हैं,
गुणनफल के रूप में आ जाती है। ये एक जो प्रमेय है, मतलब एक जो स्टेटमेंट है, ये एक जो रिलेशन है एलसीएम एचसीएफ और उनकी संख्याओं में, जिन संख्याओं का हम लासा मासा निकालते हैं उन संख्याओं में और लासा मासा में क्या है, ये एक संबंध है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसे आपको याद रखना होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होगा, देखो यदि तुम्हें एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है और एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या अपने आप निकल के आ सकती है। तो ये आप नोट करें, बहुत अच्छे से नोट करें, याद रखें। फिर इस पे क्या करते हैं, हम सवाल करते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना भी दोबारा से सीखते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 12 पे संख्याओं 6 व 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत आसान प्रश्न है जो कि आप छठे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिवाइज करते हैं एक बार। देखो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक, ये हो गया। 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 ढाई 20। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे संख्या छोटी और अभाज्य होना चाहिए। 2 पंजे 10, अब 5 खुद एक अभाज्य है, 5 एकम 5। 6 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3, सही। और 20 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5, सही है ना। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या बताया गया है, एचसीएफ के लिए क्या बताया गया है कि जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, ये क्या है, कॉमन है, तो सिर्फ यही हो जाएगा क्या हमारा एचसीएफ। ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। इसमें क्या होता है, किसका, 6 और 20 का। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं और अब जो बचा उसे ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। ये आ गया एलसीएम। और ये आ गया एचसीएफ। यही हमसे निकालने के लिए कहा था, जो कि हमारा आ चुका है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, इसे कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ को ज्ञात करना। ठीक, नोट कीजिए आप लोग इसे। हाँ, तो ये जो अभी हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था उसी पर आधारित ये होमवर्क है आपके लिए। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला है 26 91, 510 व 92, 336 व 54। ये आप होमवर्क कीजिए। और आपको मैं बता चुका हूँ 7300 786 787 नंबर पर चेक कराइए, और चेक जरूर कराइए यहाँ, क्योंकि पता चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो चेक कराइए, इस नंबर पे चेक कराइए, और यदि आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप हमसे पूछिए। ठीक, फिलहाल ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 7 पर। उदाहरण नंबर 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 व 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहले एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो पहले हम क्या करें, 96 के क्या कर लें, गुणनखंड कर लें। 2 से कट जाएगा ना, ये 2 चौक 8 और इधर होगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दो, 2 छंग एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दो, 2 छंग 12। फिर 2 से काट दो, 2 3 6। फिर 3 से कट जाएगा।
सही है ना। ये 96 का हो गया। अब किसका करें, 404 का। 404 का क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि आखिर में सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 101 क्या है, 101 एकम 101, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटता है। ठीक, तो अब इन्हें हम क्या करें, गुणनखंड विधि के रूप में लिख लें। इन्हें हम गुणनखंड विधि के रूप में लिख लें। कैसे लिखेंगे, 96 जो है वो कैसे लिखा जाता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, सही है। 404 का कैसे लिखेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि में 2 गुणा 2 गुणा 101, ऐसे ही तो आ जाएगा, है ना। अब यहां से देखो HCF निकालना है हमें। क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF, यानी कि HCF 96, 404 कितना आएगा निकल के। कैसे निकालते हैं हम लोग, जो कॉमन होता है वो लेते हैं। कॉमन, एक तो ये कॉमन, फिर ये कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 2 बार में 2 कॉमन आए, यानी कि HCF कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो ये आप लोग नोट कर लेना, फिर उसके पहले ये नोट करना, फिर ये नोट करना, फिर उधर मैं कर रहा हूँ LCM निकालना। ठीक, तो आप उसे पॉज करके इसे नोट करें। ठीक, देखो अब क्या निकालेंगे हम, इसके बाद इधर का नोट कर लिया होगा, अब इधर का करना, फिर यहाँ पे निकालेंगे हम LCM। LCM गुणा HCF बराबर संबंध क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल से, यही तो संबंध होता है। तो LCM हमें निकालना है। HCF हमारा 4 आ चुका है, A जो है वो 96 है, B जो संख्या है वो कितनी है, 404। 4 कहाँ जाएगा, गुणा की चीज कहाँ पहुंचती है, बटे में पहुंचती है, यानी कि LCM 96 गुणा 404 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 96 गुणा 101, यही तो आएगा। 96 एकम 96, और 0 से करेंगे तो वैसे यही आएगा, 96 एकम 96, ये एक LCM आ जाएगा हमारा। इस तरीके से हम सवालों को करेंगे। ठीक, तो इधर का नोट कर लिया होगा जो पहले लिखा था, फिर ये नोट करना है, फिर LCM निकालना है। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। देखो ये लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8, 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6 का हम लोग अभी कर चुके हैं। क्या होता है, 2 3 6 का क्या हो जाएगा, 2 3 6। 72 का क्या होगा, रफ में उधर कर लेते हैं। 72 का क्या होगा, 2 3 6, 2 एकम 2। 31 किससे कटेगा, 31 किससे कटेगा, 31 किसी से भी नहीं कटेगा, इसका अपना फैक्टर हो जाएगा, 31 दूनी 72। अगला क्या है हमारे पास, 120। 120 का कैसे करेंगे, देखो 120, 2 6 12, 2 3 6, और 3 ढाई 30, 2 5 10, 5 एकम 5, यानी कि इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 120 का, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, है ना। ठीक, तो अब इसमें देखो HCF निकालना है।